भास्कराय नमः। पुण्यार्थ चैनल पर उपस्थित सभी दर्शकों को कमलेश पुण्यार का सादर नमस्कार। पिछले 2-3 कड़ियों से आहार विषयक हम लोग की बातें चल रही हैं। पंच ज्ञानेंद्रियों में मुंह से ठोस रूप में, स्थूल रूप में जो हम कुछ ग्रहण करते हैं वो इसके अंतर्गत बातें आती हैं। उन्हीं विषयों की चर्चा हुई, क्योंकि ये बहुत ही ठोस है, स्थूल है, तो इसका प्रभाव भी तदनुसार हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। आहार पर हमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इसलिए हम इस पर इतनी गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। आहार करने की बातें तो हो गई, लेकिन आहार करने में, भोजन लेने, भोजन यहाँ हम सीधे आहार भोजन अर्थ में ही प्रयोग कर रहे हैं। जल ले रहे हैं, अन्न ले रहे हैं, उसकी ही बातें कर रहे हैं। आप जिन पात्रों का, समय पर हमारी बातें हो चुकी हैं, वस्तु की बातें हो चुकी हैं, अब हम थोड़ा पात्र की यहाँ चर्चा करना उचित समझ रहे हैं। अभी के सामाजिक चलन में आप जिन पात्रों का प्रयोग अपने घरों में कर रहे हैं, भोजन निर्माण से लेकर के भोजन करने तक की उपयोगी चीजें, शास्त्रों में पात्र चर्चा क्रम में सोने से शुरू हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ धातु स्वर्ण को माना गया। अब कहाँ समय है आज के इस समृद्ध दुनिया में, जिसे हम समृद्ध दुनिया कह रहे हैं, आज के इस समृद्ध दुनिया में अब तो वो सोना तो अब तो आपके अंगूठियों और नथुनियों में सिमटा हुआ है। या तो आपके पास है नहीं, अगर है भी तो लॉकरों में भले पड़ा है, उसका उपयोग कम हो रहा है, ना के बराबर हो रहा है। तो पात्र के रूप में तो अब ये तो केवल चर्चा का विषय रह गया है। त्रिधातु के क्रम में सोना, चांदी और तांबा, ऊपर से नीचे की ओर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्रमशः। चांदी के पात्र की बात, तांबे के बात, पात्र की बात, ये 3 त्रिधातु के नाम से ये जाने जाते हैं। 3 के बाद फिर आता है क्रम पीतल का, और फिर चौथे क्रम पर है कांसा और फूल। फूल के नाम से जो फूल के थाली, फूल की थाली, फूल के लोटे वगैरह, जो फूल, फूल में यानी फ्लावर नहीं, फूल के नाम से। अभी कुछ वर्षों पहले आपके घरों में भी इस तरह के बर्तन, सोने चांदी के बर्तन भले न हो, लेकिन तांबे, पीतल और फूल, कांसे के बर्तन जरूर होंगे हर घरों में, प्रायः कम बेश होते हैं। जो पुराने लोग हैं उन्हें स्मरण होगा कि पीतल के हांडियों में, बटलोई जिसको बोलते थे, पीतल के हांडियों में उनके यहाँ भोजन निर्माण होता था। पीतल की कड़ाही, तवा सिर्फ लोहे का होता था। फिर कड़ाही का भी चलन धीरे धीरे क्रमिक रूप से समाज में प्रयोग में आने लगी चीजें, लेकिन भोजन बनाने से लेकर के लिए पीतल का पात्र ही सर्वोत्तम माना जाता था। और भोजन करने के लिए पीतल, कांसे और फूल का प्रयोग करते थे। तांबे के बर्तन में भोजन करने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां तांबे के बर्तन पर कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है कि तांबे में क्या भोजन न करें। इसलिए तांबे का भोजन पात्र के रूप में सीधे उतना प्रयोग नहीं पाया जाता। पीतल, कांसे का प्रयोग, फूल का प्रयोग कर लेते, फूल की थालियां अधिक प्रयोग में।
तांबे में कभी भी गुड़ का प्रयोग और दूध का प्रयोग न करें। तांबे को आप बहुत शुद्ध मानते हैं, होता भी है वाकई, सोना चांदी के बाद त्रिधातु का तीसरा जो है वो क्रम तांबा ही है, किंतु ध्यान रहे इसे नहीं जानते हैं लोग। धर्मशास्त्रों में इसकी चर्चाएं हैं, नित्य कर्म संबंधी पूजा पाठ के विधान है, वहाँ तत्व ये चर्चाएं मिल जाती हैं। तांबा शुद्ध है, दूध भी शुद्ध है, गुड़ भी शुद्ध है, लेकिन तांबे के बर्तन में जब आप दूध डाल देते हैं तो वो दूध आपका दूषित हो जाता है, वो फिर देव कार्य प्रयोग, माने वो सीधे उसको तुलना किया गया कि गुड़ माने मीठा गुड़ भी, गुड़ यहाँ केवल गुड़ नहीं माने मीठा पदार्थ भी, गुड़ में बना हुआ हलवा है, पुआ है, ठेकुआ है, वो भी अगर तांबे के बर्तन में आप रख करके देवताओं को नैवेद्य अर्पण कर रहे हैं तो वो गलत है, वो बिल्कुल मांस तुल्य हो जाता है। इसका ध्यान रखना जरूरी है। इसी तरह से दूध अगर रख दिए तांबे के बर्तन में तो वो मदिरा तुल्य उसे शास्त्र में कहा गया। तांबे के बर्तन के साथ, जैसे अभी आप मग जो है या अन्य भी अब तो सामाजिक चलन है कि बता दिए पंडित जी ने, यहाँ जा रहे हैं जल देने के लिए, शनिवार को पीपल में जल देने का तो खूब फैशन सा हो गया है। कुछ चीजों की देखा देखी कि हवा चल जाती है और चल जाता है तो फिर चल जाता है, बिना विचारे भी लोग काम करते रहते हैं। कब किसे कितना आवश्यक है इसका विचार करना आवश्यक ही नहीं समझते हैं। वो देता था तो हम भी देने चले गए। तांबे का लोटा रखे हुए हैं, तांबे के घर फिर लौट रहे हैं। अब ये विज्ञान साइंस ने फिर कुछ उल्टी पलटी पहाड़ा पढ़ा करके लोगों के घर में तांबे के पात्र पहुंचा दिए हैं, लेकिन ध्यान रखे वो तांबे के पात्र उनका फिर वो कुछ परिवर्तित आधुनिक स्वरूप में वो चीजें आ रही हैं। तांबे का लोटा नहीं, उसके आकार पर फिर बात करेंगे तो स्वतंत्र रूप से आकार चर्चा, पात्र के आकार चर्चा पर एक बृहद चर्चा हो सकती है। तो आकार चर्चा हम इस रूप में नहीं यहाँ कर रहे हैं। अभी आकार की बात तो बाद में करेंगे, पहले तांबे के इस बात पर ही करें कि पात्र तो आपने ले लिया, अब उस तांबे के लोटनी में आपने गुड़ डाल दिया क्योंकि सूर्य को देने जा रहे हैं या शनि को ही देने जा रहे हैं, पीपल के पीछे पौधे में ही डालने जा रहे हैं आप उस जल को, इसका ज्ञान नहीं है। आपको बताने वाले ने बताया भी नहीं कि ऐसा न करें। तांबे के पात्र में जब आपने गुड़ का प्रयोग कर दिया तो वो अग्राह्य हो गया, महाभ्रष्ट, भ्रष्ट ही नहीं महाभ्रष्ट हो गया। इसलिए गुड़ का प्रयोग, गुड़ मिश्रित अगर जल का प्रयोग आप कर रहे हैं, चाहे आप सूर्य को अर्घ्य देने के लिए रक्त चंदन डाले ठीक है, लेकिन गुड़ का प्रयोग अगर उसमें कर रहे हैं, मधु का प्रयोग, मधु भी मधुर रस की हम यहाँ बात वास्तव में आयुर्वेद के अनुसार मधुर रस की बात कर रहे हैं कि मधुर रस का जो भी प्रयोग हो, चीनी हो कि गुड़ हो कि खाड़ हो कि मधु हो, कुछ भी, तो इसका प्रयोग जब आप तांबे के साथ कर देते हैं तो उसका गुण तत्व, गुण धर्म बदल जाता है, वो मदिरा मांस के तुल्य हो जाता है, वो सात्विक वस्तु भी तामसी वस्तु में परिवर्तित हो जाता है। और ये सत्व रज तम के इस गूढ़ परिवर्तन, इस सूक्ष्म परिवर्तन को समझने में हो सकता है कि अभी साइंस को अभी सदियों लग जाए, लेकिन हमारे साइंटिस्ट जो थे, हमारे ऋषि महर्षि जो साइंटिस्ट थे, हमारे जो वैज्ञानिक थे, इसलिए हम साइंस और विज्ञान शब्द का बार बार हम अलग अलग सब प्रयोग में ये करते हैं। साइंस विज्ञान नहीं है, विज्ञान अलग है, साइंस अलग है। हमारे विज्ञानवेताओं को ये रहस्य ज्ञात था, उन्हें ये केमिस्ट्री का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने निषेध किया कि तांबे के बर्तनों में मधुर रस का प्रयोग न किया जाए। दूध की भी वर्जना इसलिए हुई कि तांबे के बर्तन में दूध रख दे रहे हैं तो वो दूध आपका मदिरा तुल्य हो जा रहा है और जाने अनजाने इसका प्रयोग आप किए जा रहे हैं। इन सब बातों पर कभी किसी बाबा ने आपको बताया भी नहीं। श्रीमद् भागवत कथा वाचकों के लिए भी ये, उन्हें भी ये जरूरी नहीं लगा विषय कि इस पर क्या चर्चा करना। पात्र
अब हम ये दोनों बातों का तांबे के पात्र को यहाँ अलग कर रहे हैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए कि भोजन पात्रों में तांबे का चलन इसीलिए थोड़ा कम है और करना। अब दूसरे इसके बाद 3 के बाद चौथे नंबर पर आपका पीतल आ रहा है। पीतल में भोजन करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी अगर तात्विक दृष्टि से और ज्योतिष के दृष्टि से अगर विचार करते हैं तो पीतल जो है सो सीधे वो बृहस्पति का धातु है, अच्छी बात है। लेकिन रासायनिक विचार से, आयुर्वेद के विचार से पीतल के पात्र में आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें अम्ल रस की वर्जना वहां है। देखिए कितना समाहित है हमारा आयुर्वेद, हमारे सनातन धर्म में पग पग पर ये एकदम समाहित है। अलग से करने की आवश्यकता नहीं है, कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारी लोक रीतियों में, लोक चर्चाओं में ये बातें समाहित थी कि अलग से इसकी व्याख्यान की आवश्यकता नहीं थी, अलग से इसके पठन पाठन की व्यवस्था नहीं थी। हमारे दैनिक चर्चाओं में ये चीजें समाई हुई थी। हम अपने बाल बच्चों को इन चीजों की जानकारियां देते रहे, वर्जना ही कर रहे हैं। अरे वो देखो पीतल का बर्तन है, उसमें दही मत रखना। वो बच्चा 10 बार सुनते सुनते वो बड़ा होते होते उसके वो खुद एनालाइज कर लिया, विश्लेषण कर लिया कि भाई क्या मामला है, क्या बात। तो पीतल के साथ ये, जैसे हमने तांबे के साथ मधुर रस की वर्जना की बात की, दुग्ध की वर्जना की, उसी तरह से पीतल के पात्र के लिए अम्ल रस की वर्जना है। दही, मट्ठा या खट्टा कोई भी चीज है, अचार चटनी वगैरह का प्रयोग अगर पीतल के साथ कर रहे हैं तो वो अखाद्य हो जाएगा, स्वास्थ्य के दृष्टि से भी वो अखाद्य हो जाएगा। तो इसलिए पीतल के पात्र में आप चावल दाल रोटी सब्जी खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अम्ल रस का प्रयोग अगर नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पीतल का पात्र भी भोजन पात्र के रूप में प्रयोग करना उत्तम है। अब धातु के रासायनिक बनावट पर यहाँ चर्चा करना मेरा अभीष्ट नहीं है, उद्देश्य नहीं है, लेकिन नामक्रम से चर्चा तो किए जा रहे हैं साथ में। पीतल के बाद है कांसा और फूल, इनमें फिर वो मिश्रण का, किसी में रंगा की मिलावट है, किसी में ताम्र का तत्व ज्यादा है, किसी में ऑक्साइड है। इस तरह से पीतल तांबा ये फूल वगैरह इनके बनावट की बातें हैं। तो फूल का बर्तन, फूल में भी वही बात, फूल लेकिन जो है वहां पर अम्ल रस की वर्जना नहीं है। कांसे में है, फिर पीतल के बाद कांसे में भी है। चूंकि कांसे में पीतल और तांबे का मिश्रण है, इसलिए पीतल में भी, कांसे के बर्तन में भी, कांसे के कटोरी, कांसे के थाली में भी अम्ल रस की वर्जना होगी। लेकिन वही उससे भी थोड़ा सुपर अच्छे क्वालिटी में हो गया। फूल आता है, थोड़ा वजनी होता है कोई तुलनात्मक दृष्टि से, और कीमती भी है। कांसे और फूल के कीमत में काफी अंतर है। तो फूल में ये बात नहीं है, वहां अम्ल रस की वर्जना नहीं है। तो इसलिए कोशिश, प्रयास आपका ये हो कि इन पात्रों का भोजन पात्रों के रूप में प्रयोग किया जाए, तो जो कि स्वास्थ्य के लिए और धार्मिक दृष्टि से भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये चीजें अच्छी रहेंगी। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? ये तो रहेंगी, ये मैं तो आपको सुझाव दे रहा हूँ ना, ये आपसे मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसा करें। बहुत सी महंगी महंगी चीजें रखे हैं, ये कहने की नहीं भाई। एक तो अभी हम स्टील की थाली एक लेते हैं तो 50-100 रुपए की एक अच्छी थाली मिल जाती है। फूल की थाली आप कह रहे हैं खाने, फूल की एक थाली तो 200-250-300 रुपए की मिलेगी। आप महंगा मोबाइल खरीदने के समय तो ये बात नहीं करते हैं, बजट इस तरह से नहीं बनाते हैं। महंगी गाड़ी खरीदते समय तो इस बात को नहीं सोचते हैं, वहां लाखों का डिफरेंस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम थाली खरीदने की जहां बात कर रहे हैं तो आपको 100 रुपए और 500 रुपए का फर्क नजर आ रहा है। विचार करें, भोजन पात्रों में ये लोहे का चलन, स्टील क्या है? ये मॉडिफाइड आयरन है, यह आधुनिकीकृत लोहा ही है, वो रूप बदला हुआ लोहा ही है। चमक उसमें बदला दिया गया और हम तो चमक के दीवाने हैं। स्टील अच्छी बात नहीं। और हमारी आंखों पर ऐसा काला चश्मा पड़ गया है, ऐसा विदेशी चश्मा हमने पहन रखा है कि हम इस बात को भी भूल गए हैं, उसके तात्विक चीजों को भूल गए हैं।
अब तो हमारी स्थिति है ये है, औरों की बातें जाने दें, हम मग विप्रों की भी हमारी दुर्गति ये है कि हम सूर्य कुंड का हवन कर रहे हैं, सूर्य के मंत्रों से आहुति डाल रहे हैं और लोहे का कुंड हम उठा करके ला रहे हैं, लोहे के कुंड में हवन कर रहे हैं। वहां हमने न ज्योतिष का विचार किया न तंत्र का विचार किया, और योग से तो मतलब ही नहीं है। ऐसे भी सीधे अगर प्रत्यक्ष रूप से कहा जाए तो लोहे का, लोहा जो है वो सीधे शनि का पदार्थ है। वहां अग्नि के किसी भी तरह के होम कर्म की वर्जना है। लोहे के कुंड में वहां वेदिका पर करने की बात है। लग रहा है कि यहाँ पर हम ये आहार और पात्र और बात करते करते ये लोहे पर कहाँ से और ये कर्मकांड पर कहाँ से आ गए, लेकिन ये प्रसंगवश ये बात लोहे की बात आई तो इसलिए इसका स्मरण हमने दिलाना चाहा। कम से कम मगों को तो इसका ध्यान रखना अति आवश्यक है कि हम इस लौह कुंड का बहिष्कार करें। बालू का बेदी पर करें, मिट्टी की बेदी पर करें, वो भी नहीं, मिट्टी की कढ़ाई खरीद लें, 40-50 रुपए की कढ़ाई आती है, कर लें। पीतल के थाली में कर लें, लेकिन लौह कुंड में होम कार्य न करें। ये अग्नि का भी विरोधी है। अग्नि कोई और नहीं है, वही सूर्य का ही स्वरूप अग्नि है। सूर्य का तत्व भी अग्नि है, और सूर्य जो स्वयं है वायु तत्व के अधिष्ठाता है। तो इसलिए कम से कम मगों को तो इस बात का ध्यान रखना है। पात्र क्रम में भी भोजन की ये बातें आई कि भोजन में कम से कम खूब प्रयास करें कि लौह पात्रों का भी यथासंभव त्याग किया जाए। कम से कम ये लौह माने विकृत परिवर्तित लौह जो आपका स्टील के रूप में जो आपके यहाँ आया हुआ है, घर में घुसा हुआ है। प्रेशर कुकर आपके घर में है, वो क्या हुआ तो बिल्कुल अलग है। वो ऑक्साइड से निर्मित है, वो हंडालियम है, वहाँ लोहा नहीं है। वो उसके अलग अलग गुण दोष हैं, उसकी बनावट के विचार से ये हो। और पाक कार्य के लिए कि जो आप प्रयोग कर रहे हैं, पकाने का काम में जो कर रहे हैं, पात्र के विषय में अभी भी वहां भी हमने ध्यान दिलाया कि लोहे की कढ़ाई और तवे का प्रयोग वहां तक ठीक है, लेकिन अन्य कार्य अन्य पात्रों के रूप में उसका प्रयोग न किया जाए। भोजन के लिए तो यथासंभव पीतल, कांसा और फूल का ही प्रयोग उचित है। लेकिन हमारी स्थिति कहाँ जा रही है? आप नजरें उठा करके देख ले, अपने घर से ही, अपना घर ही पहले टटोले कि आपके यहाँ और क्या किस किस तरह के हैं। इसके बाद आपके यहाँ बर्तन भरे पड़े हैं भोजन के लिए, माने पीने के लिए गिलास, भोजन के लिए कटोरी, प्लेट वगैरह सारी चीज़ें, तस्तरियाँ वगैरह क्या है वो। फिर शीशे की बात आती है, कांच, ग्लास। शीशा एक अलग धातु है, वो मैं लेड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। कांच जिसे कहते हैं ग्लास अंग्रेजी में जो हुआ शीशे, ये आपका राहु का पदार्थ है। कम से कम इसका प्रयोग हो, ना के बराबर प्रयोग हो। चीनी मिट्टी के बर्तन जो, वो तो मिट्टी है, वो पॉलिश किया हुआ मिट्टी है। शीशे के तुलना में वो अधिक ठीक है। और इससे भी ऊपर अब आगे, अब तो प्लास्टिक के प्लेटें आप व्यवहार में ला रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, उसी तरह के। उससे क्या हो? अब इससे भी आगे अगर बढ़े, अभी तो बड़े आधुनिक घरों में अभी चाइना बोन का चलन है। क्या कभी आपने विचार किया कि चाइना बोन है क्या? वो प्लेटें देखने में बड़ी खूबसूरत लगती हैं, बाजार के अभी सबसे महंगे बर्तनों में उनकी गिनती भी है, लेकिन वास्तव में वो हड्डी के चूर्ण को विशेष रासायनिक विधि से तैयार करके उसी से वो बर्तन बनाए जा रहे हैं। तो आपके संस्कृति पर कैसा प्रहार किया साइंस ने, और आप अभिभूत हैं, प्रसन्न हैं सुंदरता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर। प्लास्टिक भी, ये प्लास्टिक के भी जो प्लेटें हैं, ये भी वही, ये भी तो राहु का, ये भी प्लास्टिक के मूल में भी जाएंगे तो प्लास्टिक क्या है, कौन सा तत्व है? लेबोरेटरी में बन रहा है, सही है, लेकिन उसका मेन जो रॉ मटेरियल है वो वास्तव में पेट्रोलियम प्रोडक्ट है।
और पेट्रोल क्या है? वो भी जैविक पदार्थ है। तो शुद्धि के ख्याल विचार से तो भी चीजें ग्राह्य नहीं। तो कम से कम भोजन के रूप में, ठीक है प्लास्टिक के जूते चप्पल खरीद पहन ले रहे हैं, सिंथेटिक वस्त्रों के नाम पर तो प्लास्टिक क्या है, वो भी सिंथेटिक, वहां भी वही सिंथेटिक, जितने भी नायलॉन, डेक्रोन, पॉलिएस्टर, ये सारे के सारे जो है वो बिल्कुल। वस्त्र पर फिर कभी अगले किसी प्रसंग में चर्चा अलग से स्वतंत्र रूप से थोड़ी करेंगे। अभी हम पात्र पर बातें यहाँ कर रहे हैं। तो भोजन से संबंधित जो पात्रों का प्रयोग कर रहे हैं, खाने पीने के रूप में जिन पात्रों का व्यवहार कर रहे हैं, आप ऐसा प्रयास करें कि इन चीजों, आधुनिक चीजों की से बचे यथासंभव। चाइना बोन तो कम से कम घर में आने न दें। मग विप्रों को तो इसका ध्यान तो विशेष रूप से रखना चाहिए, अन्यथा तो फिर आप मग 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 कहते रहिए, क्या फर्क पड़ा। जाने अनजाने में आपका मगध तो जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो भी नष्ट हुआ। पत्रावली में भोजन हमारे यहाँ करने की परंपरा थी। जब हम सामूहिक भोजन करते थे तो हमारा यहाँ भोजन पत्रावली में, पत्तल जी सो पत्रावली में भोजन करते थे। रूप बदला, अब तो टेंट हाउस की सभ्यता में वो फिर वही चाहिए, अच्छे अच्छे प्लास्टिक के प्लेटें आ गई। उन प्लेटों में आप बफे डिनर में आप भिखमंगे की तरह थाली लेकर के इस काउंटर से उस काउंटर पर दौड़ रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं पार्टी अटेंड करके। तो इन सब छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और सिर्फ ध्यान देने से ही काम नहीं चलेगा, उसे यथासंभव उसका अनुकरण करना आवश्यक है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। पात्रों पर विशेष करके अभी इसलिए मैंने चर्चा ये की, यथासंभव इनका पालन किया जाए। अगले प्रसंग में आहार, अभी स्थूल आहार पर हम लोग की लंबी बातें हुई। अब हम सूक्ष्म आहार पर थोड़ी चर्चा करेंगे अगली कड़ी में। अभी के इस प्रसंग को यहीं अब समाप्त करना चाहते हैं। नए प्रसंग में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक कमलेश पुण्यार्क को अनुमति दें। जय भास्कर।